नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। उपराष्ट्रपति चुनाव पर सरगर्मियां तेज। आप और जेएमएम करेगी विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन। मायावती देंगी एनडीए उम्मीदवार धनखड़ का साथ। राजनीतिक दलों को फ्रीबी देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। निपटने के लिए कोर्ट ने की विशेषज्ञ निकाय बनाने की वकालत। 11 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टर्स का धमाल। वेटलिफ्टिंग में आया एक और मेडल। लवप्रीत सिंह ने 109 किलोग्राम कैटेगरी में जीता ब्रॉन्ज मेडल। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 214 अंकों की बढ़त के साथ 58,351 पर हुआ बंद। निफ्टी 42 अंकों की उछाल के साथ 17,388 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है तिरंगे पर मचे सियासी घमासान से। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। तो कैसे तिरंगे की आड़ में कांग्रेस को घेरने की बीजेपी की रणनीति हुई फेल? राहुल गांधी ने अपने ही अंदाज में तिरंगे का जवाब तिरंगे से दिया है। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी ईडी पर एकजुट हुए विपक्ष की। कैसे ईडी ने नेशनल हेराल्ड दफ्तर को किया सील? अब क्या होगा कांग्रेस का अगला कदम? इसके अलावा बात होगी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उद्धव और शिंदे गुट और उनके बीच छिड़ी जंग पर। क्या रहा कोर्ट का रुख? और ममता कैबिनेट में किसे मिली जगह? इस पर भी करेंगे चर्चा। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं आगे आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। इस साल 15 अगस्त को देश को आजाद हुए पूरे 75 साल हो जाएंगे। मोदी सरकार पिछले एक साल से आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और इसके साथ ही अलग अलग तरह के आयोजन कर तारीफ बटोर रही है। इस बीच सरकार ने तिरंगा यात्रा शुरू कर दी है और हर किसी से तिरंगा लगाने की अपील की है। सरकार की इस अपील के बीच कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया जिससे सरकार को करारा जवाब मिला है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश को आजादी मिले 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा जैसी तमाम मुहिम चलाई हैं, जिसके तहत बीजेपी नेता अपनी सोशल मीडिया के डिस्प्ले पिक्चर यानी डीपी में तिरंगा लगा रहे हैं और इसके जरिए जनता तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिल में तिरंगा के लिए कितना सम्मान है। जबकि बीजेपी अक्सर ही भगवा झंडे को ही सबसे ऊपर बताने की कोशिश करती है, जिसके कारण विपक्ष कई बार मोदी सरकार और बीजेपी को घेरता भी नजर आया है। ऐसे में खुद की खराब छवि को बदलने के लिए बीजेपी ने ये दाव चला, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे बीजेपी का ये दाव भी पस्त हो गया है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी सरकार के तिरंगा अभियान में शामिल तो हुई है, लेकिन ऐसा करके भी उसने बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब ही दिया है। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगाई है, जिसमें उन्होंने तिरंगा पकड़ा हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डीपी बदलने के साथ ही ट्वीट भी किया है। देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपना डीपी बदल दिया, साथ में उसी तस्वीर के साथ ट्वीट भी किया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, हम हाथ में तिरंगा लिए अपने नेता नेहरू की डीपी लगा रहे हैं, लेकिन लगता है प्रधानमंत्री का संदेश उनके परिवार तक ही नहीं पहुंचा। जिन्होंने 52 सालों तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया, वो क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? इसके साथ ही कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आरएसएस और संघ प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि संघियों को आज भी तिरंगे से परहेज है। गौरतलब है कि 31 जुलाई को अपने मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने लोगों से अपनी सोशल मीडिया डीपी बदलने का आग्रह किया था, जिसके बाद कांग्रेस इस अभियान में शरीक तो हुई है, लेकिन कांग्रेस के अंदाज ने एक बार फिर बीजेपी के दाव को फेल कर दिया है। राहुल ने तिरंगे का जवाब तिरंगे से दिया है और बीजेपी की चाल को मात दी है। तो अब विपक्ष के 17 दलों ने मोदी के हाथों को कमजोर करने का अभियान छेड़ दिया है। अब ईडी पर भी अंकुश लगाने के लिए 17 विपक्षी दलों ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को खतरनाक करार दिया है, जिसमें 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा गया है, जिससे ईडी को ज्यादा अधिकार मिले हैं। कांग्रेस और टीएमसी सहित 17 दलों ने हस्ताक्षर कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खतरनाक बताया है। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ईडी की सक्रियता की हो रही है, लेकिन ईडी की इस सक्रियता में सिर्फ विपक्षी नेता ही निशाने पर हैं। इसको लेकर अब ईडी भी सवालों के घेरे में है। देश की करीब 17 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के हाल के उस फैसले को खतरनाक करार दिया है, जिसमें 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा गया है।
जिससे ईडी जैसी एजेंसियों को ज्यादा अधिकार मिले हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल सहित कुछ अन्य पार्टियों के हस्ताक्षर वाले बयान में कहा गया है, हमें उम्मीद है कि ये खतरनाक फैसला अल्पकालिक रहेगा और संवैधानिक प्रावधान जल्द ही लागू होंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते अपने फैसले में संशोधित कानून के तहत ईडी को दी गई ज्यादा शक्तियों की वैधता को बरकरार रखा था। फैसले की समीक्षा के लिए विपक्षी दल फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 में किए गए संशोधनों को पूरी तरह से बरकरार रखा और इसकी छानबीन नहीं की कि इनमें से कुछ संशोधन वित्त विधेयक के जरिए किए गए हैं। विपक्षी दलों ने कहा कि हम अपने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, लेकिन कोर्ट को अपने फैसले पर एक बार फिर विचार करना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि इन संशोधनों ने सरकार के हाथ को मजबूत किया है, जो प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। इन संशोधनों का उपयोग करके अपने विरोधियों को शरारतपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण ढंग से निशाना बना रही है। विपक्षी दलों ने कहा कि हम इस बात से निराश हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जिसे कानून में जांच परख और संतुलन के अभाव को लेकर स्वतंत्र फैसला देना चाहिए, उसने उन दलीलों को फिर से सामने कर दिया जो इन संशोधनों के समर्थन में कार्यपालिका की ओर से रखी गई थी। विपक्ष ने कहा है कि हम आशा करते हैं कि ये खतरनाक फैसला बहुत कम समय के लिए होगा और संवैधानिक प्रावधानों की जीत होगी। विपक्ष के हस्ताक्षर अभियान से क्या देश की सर्वोच्च अदालत अपने फैसले की करेगी समीक्षा? इधर विपक्ष ईडी को लेकर एकजुट हो रहा है, तो वहीं ईडी ने आज नेशनल हेराल्ड को सील कर दिया। ईडी के इस एक्शन से कांग्रेस में हड़कंप मच गया। तो क्या अब गांधी परिवार पर कस सकता है ईडी का शिकंजा? देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस जिस तरह से आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर सरकार को घेर रही है और सरकार की मुखालफत कर रही है, इसका कांग्रेस को लगातार हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। और इसकी शुरुआत हुई है जून से, जहां पहले अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने समन भेज दिया, जिसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कई घंटों तक पूछताछ की गई। हालांकि इस पूछताछ में ईडी के हाथ कुछ नहीं लगा और ईडी कुछ भी साबित करने में असफल रही। हालांकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि ये सब सरकार की साजिश है और सरकार कांग्रेस से डर गई है, इसलिए उसे फंसाने में लगी है। और ईडी की इस बेवजह की कार्रवाई से भी अब कांग्रेस नहीं डरी, तो बीते दिन नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर अचानक ईडी ने छापेमारी की और आज फिर इस मामले में एक कदम आगे बढ़ाते हुए नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया गया। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड कार्यालय को सील करते हुए निर्देश दिया है कि एजेंसी की पूर्व अनुमति के बिना परिसर नहीं खोला जाएगा। इसके साथ ही नेशनल हेराल्ड की इमारत में मौजूद यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर भी सील कर दिया गया। इसके साथ ही कांग्रेस मुख्यालय के पास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा, दिल्ली पुलिस का एआईसीसी मुख्यालय का रास्ता रोकना एक अपवाद के बजाय एक आदर्श बन गया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये रहस्यमय है। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें साफ तौर से मुख्यालय के आसपास दिल्ली पुलिस की घेराबंदी को देखा जा सकता है। अब नेशनल हेराल्ड मामले को बेवजह इतना तूल देने से साफ है कि सरकार कहीं न कहीं कांग्रेस की मजबूती को भांप चुकी है और इसलिए उसको कमजोर करने के लिए लगातार चोट दे रही है, क्योंकि इस मामले ने सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया है। ईडी की इस कार्रवाई पर कांग्रेस देश में एक बड़ा आंदोलन छेड़ सकती है, लेकिन सवाल ये है, क्या राहुल गांधी की भी हो सकती है गिरफ्तारी? वहीं महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद भी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच सियासी उठापटक जारी है। शिंदे और बीजेपी भले ही राज्य की सत्ता पर काबिज हों, लेकिन शिवसेना के अधिकार को लेकर अभी भी शिंदे गुट और उद्धव गुट में जंग जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की सियासी उठापटक को लेकर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने शिंदे गुट को फटकार लगाई है। महाराष्ट्र में शिवसेना के अधिकार को लेकर लड़ाई अभी भी जारी है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट दोनों ही अपने अलग अलग दावे कर रहे हैं। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से दाखिल 5 याचिकाओं पर दोनों पक्षों के वकीलों में बहस हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे पक्ष को फटकार लगाते हुए कहा कि हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली थी, आपने सरकार बना ली, स्पीकर बदल दिया। इस पर शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने खुद ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, एक व्यक्ति या नेता पूरी पार्टी नहीं हो सकता है। वहीं उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर 2/3 विधायक शिवसेना से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें किसी से विलय करना होगा या नई पार्टी बनानी होगी। वो नहीं कर सकते कि वो मूल पार्टी है। जिस पर सीजेआई एनवी रमन ने पूछा कि मतलब आप कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में विलय करना चाहिए था या अलग पार्टी बनानी थी, जिसके बाद सिब्बल ने जवाब दिया
बल्कि कानूनन तो यही करना था। इसके अलावा विधायकों की अयोग्यता को लेकर शिंदे गुट के वकील ने कहा कि जिस नेता को बहुमत का समर्थन ना हो वो कैसे बना रह सकता है। जब पार्टी में अंदरूनी बंटवारा हो चुका है तो दूसरे गुट की बैठक में न जाना अयोग्यता कैसे हो गया। ऐसे में सीजीआई ने पूछा कि इस तरह से तो पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, विधायक चुने जाने के बाद कोई कुछ भी कर सकेगा। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि अगर आप अयोग्य हो जाते हैं तो आप चुनाव आयोग के पास भी नहीं जा सकते, आप आयोग में आवेदन भी नहीं कर सकते, इसमें चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता। और अगर बागी नेता अयोग्य हो जाते हैं तो सब कुछ अवैध हो जाएगा। सरकार का गठन, एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना और सरकार की ओर से लिए जा रहे फैसले भी अवैध हैं। वहीं आज की सुनवाई के बाद सीजीआई एनवी रमन ने कहा कि हम कल यानी कि गुरुवार को इस केस की सुबह 10:30 बजे फिर सुनवाई करेंगे। वहीं आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं, दोनों का दावा है कि शिवसेना उनकी पार्टी है। ऐसे में कोर्ट क्या फैसला सुना सकता है? क्या शिंदे सरकार गिर जाएगी? शिवसेना पर किसका होगा कब्जा? इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में क्या होगा नया मोड़, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। नजरें आज पश्चिम बंगाल में हुए कैबिनेट विस्तार पर भी लगी थी। आज ममता की मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह दी गई है। मंत्री पार्थ चटर्जी के कारण विवादों में घिरी हुई ममता सरकार ने 1 अगस्त को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और आज ममता कैबिनेट में नए चेहरों को जगह दी गई है। तो किसे मिली है मंत्रिमंडल में जगह, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले और कल्याणी एम्स भर्ती घोटाले को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन इन सब के बीच आज सभी की नजरें टिकी रही ममता कैबिनेट में हुए फेरबदल पर, जिसका ऐलान 1 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में किया गया था। और आज ममता बनर्जी ने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। ममता सरकार ने ये कैबिनेट फेरबदल ऐसे वक्त में किया है जब टीएमसी पार्टी मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की वजह से घिरी हुई है। आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी ममता कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन शिक्षक भर्ती घोटाले में उनका नाम आने के बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया और आज ममता कैबिनेट में नए चेहरों को जगह दी गई। नई मंत्री परिषद में 5 कैबिनेट, 2 स्वतंत्र प्रभार और 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में बाबुल सुप्रियो और पार्थ भौमिक ने शपथ ली। कैबिनेट में किन लोगों को जगह? बाबुल सुप्रियो, सहआशीष चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, उदयन गुहा, प्रदीप मजूमदार। स्वतंत्र प्रभार मंत्री बिप्लब रॉय चौधरी, बीरबाहा हसदा। राज्य मंत्री ताजमुल हुसैन, सत्यजीत बर्मन। बाबुल सुप्रियो 2021 में बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे। अप्रैल 2022 में वो बंगाल की बालीगंज सीट से विधानसभा का उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। आपको बता दें कि बीजेपी से उनकी नाराजगी की वजह उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से हटाया जाना था, जिसके बाद अब ममता बनर्जी ने उन्हें कैबिनेट में शामिल कर इनाम दे दिया है। आपको बता दें कि सभी नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। ममता की नई कैबिनेट अब तैयार है, तो वहीं अमेरिका भी चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार है। यूक्रेन रूस जंग अभी खत्म नहीं हुई है कि दुनिया के 2 और देशों के बीच जंग के आसार बन रहे हैं, वो हैं चीन और ताइवान। तो क्या है इन दोनों देशों के बीच बड़े तनाव का कारण और अमेरिका की क्या है इसमें भूमिका, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चीन और ताइवान के बीच कई बार तनातनी देखने को मिलती रही है और चीन अक्सर ही ताइवान को डराने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन इस बार ये तनातनी शुरू हुई है अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से। पेलोसी के दौरे से चीन भड़क उठा है। इतना ही नहीं, चीन ने नैन्सी पेलोसी की ताइवान की ऐतिहासिक यात्रा को बेहद खतरनाक करार दिया है। पेलोसी के पहुंचने के कुछ ही देर बाद चीन ने समुद्र में युद्धाभ्यास की घोषणा कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर जेट ताइवान के आसपास चीनी सेना PLA के अभ्यास में शामिल हो गए हैं। चीन ने ताइवान के आसपास समुद्री इलाके में 4 दिवसीय युद्धाभ्यास की घोषणा की है, जो कि गुरुवार से शुरू होकर रविवार तक चलेगा। बता दें कि नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से पहले ही चीन की तरफ से अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन नैन्सी ताइवान पहुंच गई। वहीं नैन्सी के इस दौरे से गुस्साए चीन ने ताइवान पर एक के बाद एक कई आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। उसने ताइवान से फल और मछली के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि रेत के शिपमेंट को रोक दिया है। ये प्रतिबंध चीन के सीमा शुल्क प्रशासन और वाणिज्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। चीन के सीमा शुल्क प्रशासन ने बुधवार को बताया कि वो ताइवान से कुछ खट्टे फलों के आयात को निलंबित कर देगा। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ताइवान में 21 चीनी लड़ाकू विमान घुस गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी का ताइवान दौरा खत्म हो चुका है और वो दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो चुकी हैं। नैन्सी ने कहा, अमेरिका हमेशा ताइवान के साथ खड़ा रहा और अमेरिका हर स्तर पर ताइवान का साथ देगा। नैन्सी के बयान से साफ है कि उन्होंने चीन को चेतावनी दी है कि अगर वो ताइवान के खिलाफ कोई भी कड़ा कदम उठाता है तो अमेरिका ताइवान का साथ ही देगा। यानी एक बार फिर दुनिया के 2 देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। इसका अंजाम क्या हो सकता है, ये देखना होगा।
और बुलेटिन के आखिर में बात रघुराम राजन की सलाह की। ग्लोबल इकोनॉमी इन दिनों संकट से गुजर रही है, जिसका असर कई देशों पर पड़ रहा है। वहीं मंदी की मार से भारत भी अछूता नहीं है। देश में महंगाई आसमान छू रही है, जबकि विकास दर लगातार गिरती जा रही है। इन आंकड़ों को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है, साथ ही नीतियों को सुधारने की सलाह दी है। देश की अर्थव्यवस्था किस मुहाने पर खड़ी है, इस सच से हर कोई वाकिफ है। वहीं रेटिंग एजेंसियां लगातार विकास दर का अनुमान घटाकर खतरे की घंटी बजा रही हैं और ये बता रही हैं कि देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जिसे रोकने में मोदी सरकार विफल है। वहीं स्थिति को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी मोदी सरकार की घेराबंदी की है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक विकासशील है। सवाल ये है कि हमें किस स्तर की वृद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक गरीब देश हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह की नौकरियों की जरूरत बढ़ी है, उसके लिए विकास अपर्याप्त रहा है। क्या हम आराम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें और करने की जरूरत है, हमें और विकास की जरूरत है। इतना ही नहीं, रघुराम राजन ने कहा कि हम श्रीलंका के रास्ते जा रहे हैं, इसे लेकर लोग चिंतित हैं। पहले वो परिणामों के बारे में सोचते हैं, हम वहां अभी तक नहीं पहुंचे हैं, हम उससे कुछ दूरी पर हैं। लेकिन कुछ राजनेताओं की तरफ से इस आग को जिस तरह से ईंधन दिया जा रहा है, उसे देखते हुए हमें इस बारे में चिंता करना शुरू कर देना चाहिए। रघुराम राजन ने अल्पसंख्यक समुदाय की अनदेखी को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें श्रीलंका से सबक लेते हुए सांप्रदायिक सद्भाव और देश की एकता के लिए काम करने की जरूरत है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और अखंडता को मजबूती मिलेगी। मोदी सरकार को हकीकत का आईना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार की राय है कि लगातार ताली बजाने वाले ही सही हैं, क्योंकि सरकार गलत नहीं करती है, हर सरकार गलती करती है। मैंने तब यूपीए सरकार की आलोचना की है जब मैं सत्ता का हिस्सा नहीं था, और मैंने पिछली एनडीए सरकार के साथ काम किया है। मेरे पास अत्यधिक आलोचनात्मक होने का कोई कारण नहीं है। आलोचना करने वाले लोगों को आलोचक के रूप में लेवल ना करें। अब आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने तो सरकार को सलाह दे दी, लेकिन देखना होगा कि देश को बचाने के लिए क्या वो इस पर अमल करती है या नहीं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।